Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss chemical shift in carbon 13 NMR spectroscopy, and in this previous video lecture friend we are discuss about chemical shift in 1H NMR spectroscopy. और इस वीडियो में हम लोग मेनली तो केमिकल शिफ्ट इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कार्बन 30 के केमिकल शिफ्ट या फिर केमिकल शिफ्ट वैल्यू में क्या फिर डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और लास्ट में हम लोग देखेंगे केमिकल शिफ्ट वैल्यू इन डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड केमिकल शिफ्ट इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। तो देखिएगा, द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रा विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ TMS यानी कि टेट्रामेथाइलसिलेन। टेट्रामेथाइलसिलेन को फ्रेंड हम लोग एज अ रेफरेंस जो कंपाउंड है वो यूज़ करते हैं। ड्यू टू सील्डिंग एंड डीसील्डिंग इफेक्ट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। मतलब जो हम लोग यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ की मदद से देखिए, जो हम लोग TMS लेते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड जो रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, उसका जो वैल्यू आता है वो 0 पे आता है, क्योंकि ये हाईली सील्डेड ये कंपाउंड होता है। अब 0 से कितना जो है हमारा वैल्यू शिफ्ट हुआ है, 50 में आया, 100 में आया या फिर 200 में आया, तो ये वैल्यू जो शिफ्ट होता है, 0 से जितना भी शिफ्ट होता है वो उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू कहलाता है दोस्तों। इसे हम लोग कहते हैं जी केमिकल शिफ्ट, कि 0 से जो हमारा वैल्यू है वो कितना शिफ्ट हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं केमिकल शिफ्ट। और ये होता है फ्रेंड सील्डिंग एंड डीसील्डिंग इफेक्ट के कारण। ये चीज़ भी आप लोगों को मैं आगे क्लियर कराऊंगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दे होंगे, इसके वैल्यूज़ जो है वो मैक्सिमम 220 से 0 से 220 से 240 तक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जाता है ppm में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 0 to 12 या 14 तक अराउंड सभी मॉलिक्यूल आ जाते थे। 12 या 14 तक ऑलमोस्ट ये सभी इसमें आ जाते थे कंपाउंड जो होते थे। तो मेन डिफरेंसेस ये दोनों के वैल्यू केमिकल शिफ्ट में यही है कि 0 से 14 तक इसमें मैक्सिमम जाता है 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट वैल्यू, और कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 0 to 240 ppm तक इसका मैक्सिमम वैल्यू जाता है। ये दोनों में ही ये डिफरेंसेस है। और एक चीज़ और दोस्तों, इसमें हम लोग मेनली हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के सिग्नल को देखते थे, आइडेंटिफाई करते थे, और इसमें हम लोग जो कार्बन 13 के सिग्नल है जो हमें प्रोवाइड करेगा, कार्बन 13 अगर प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, उसके सिग्नल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए केमिकल शिफ्ट को हम लोग इस फॉर्मूले के जरिए से निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी किसके, सैंपल के फ्रिक्वेंसी है ना, माइनस फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS इन हर्ट्स में, है ना, हर्ट्स में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। और यहाँ पर हम लोग 10 to the पावर 6 क्यों किए हैं, क्योंकि हमें इसे ppm में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग हर्ट्स को हम लोग ppm में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग 10 to the पावर 6 इसमें मल्टीप्लाई किए हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केमिकल शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है उसको यहाँ पर मैंने बताया है। तो हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के सिग्नल्स को, है ना। इसमें हम लोग ये उसका कितना शिफ्ट हुआ है वैल्यू उसको हम लोग देख लेते हैं, और इसमें हम लोग कार्बन 13 के सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका केमिकल शिफ्ट का रेंज होता है फ्रेंड 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 0 to 14, और इसमें कितना होता है 0 to 240 ppm तक मैक्सिमम इसका रेंज होता है केमिकल शिफ्ट का। अब ये क्यों होता है वो देखिए, तो रीज़न है बिकॉज दिस मैग्नेटोगायरिक रेशियो इस हाई, है ना। किसके केस में, 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में मैग्नेटोगायरिक रेशियो हाई होता है, और कार्बन 13 के केस में क्या होता है, मैग्नेटोगायरिक रेशियो वो लो होता है। तो ये मैग्नेटोगायरिक रेशियो क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। तो देखिए, जो मैग्नेटोगायरिक रेशियो है वो मैग्नेटिक फील्ड से मतलब डिपेंड करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड पे ये डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर ये डिपेंड करता है। तो ये जो मैग्नेटोगायरिक रेशियो है ये मैग्नेटिक फील्ड से कैसे डिपेंड करता है वो इस एग्जांपल के जरिए से क्लियर हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्यों हाई आता है मैग्नेटोगायरिक रेशियो का, और इसका क्यों लो आता है कार्बन 13 का, वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम लोग इसका हाई क्यों होता है, जो मैग्नेटोगायरिक रेशियो है 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो देखिए।
तो हमें इसका सिग्नल आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख रहे हैं इसको अभी। तो यहाँ पर होता है दोस्तों, कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ना, और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर इसको ये यहाँ तक इसको मतलब जाना होगा, अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट दिखाना होगा, तो ये जो कार्बन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको इसको पार करना होगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन के चारों तरफ, ये इसके लिए शील्ड का काम करता है। और एक चीज़ और दोस्तों, ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव जब एटम जुड़ा हुआ उस केस में। और हमें यहाँ से अगर लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसको दे रहे हैं, तो ये जो कार्बन है वो इसको शील्ड करके रखता है ना। जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन का, वो हाइड्रोजन को शील्ड करके रखता है, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है, ना कि हाइड्रोजन से कार्बन, है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है उसको ये शील्ड करके रखता है। तो इसको रेजोनेंस में लाने के लिए, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को रेजोनेंस में लाने के लिए हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत पड़ता है ना, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। इसलिए इसका जो मैग्नेटोगायरिक रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। और अगर हम लोग बात करें कार्बन 13 के केस में, तो मान लीजिए जो न्यूक्लियाई है वो कार्बन 13 है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो उस केस में देखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कार्बन को डायरेक्ट हिट करेगा, और जो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये सीधा कार्बन को ही हिट कर रहा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो। इससे क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो गया। तो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, कार्बन 13 के लिए हमें कम मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, लेस मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए जो है इसका मैग्नेटोगायरिक रेशियो लो होता है। तो समझिए इसके रेंज में भी क्या डिफरेंसेस आता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये क्या रहता है, अप फील्ड, है ना, अप फील्ड कहते हैं इसे, और इधर को क्या कहते हैं हम लोग, डाउन फील्ड, डाउन फील्ड। ठीक है, अब हमें यानी कि इसमें हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कम लगाने की ज़रूरत पड़ रहा है ना, और इसमें हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ रहा है। तो कार्बन के केस में हमें कम मैग्नेटिक फील्ड लगाने की ज़रूरत पड़ रहा है, तो इसका जो वैल्यू है वो इधर शिफ्ट होता है डाउन फील्ड की तरफ, है ना, डिसीडेड रीजन में ये शिफ्ट होता है। क्योंकि बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी हमारा जो कार्बन न्यूक्लियाई है जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो रेजोनेंस में आ जा रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट जो इसमें हम लोग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो जो है मैग्नेटोगायरिक रेशियो इसका ज़्यादा है। तो ये किस तरफ रहता है, ये शील्डेड रीजन की तरफ ये शिफ्ट होता है, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो 0 to 14 तक आ जाता है। और इसमें हम लोगों को मैग्नेटोगायरिक रेशियो कम है, इसलिए इसका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो 0 to 240 तक जाता है। यही कारण है इसके केमिकल शिफ्ट के रेंज के ज़्यादा होने का। यहाँ तक क्लियर है, ड्यू टू मैग्नेटोगायरिक रेशियो, इसलिए इसका जो केमिकल शिफ्ट का रेंज है वो ज़्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। तो सबसे पहले है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इससे क्या होगा, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस एग्जांपल के जैसे अभी बताया था ना, कि अगर मान लीजिए कार्बन 13 न्यूक्लियाई है, इसके साथ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है, इसमें हम लोगों को कम मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत पड़ता है इसको रेजोनेंस में लाने के लिए। और कम मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत पड़ा है मतलब ये डीशील्डेड रीजन में अपना सिग्नल देता है। तो यानी कि इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, है ना। दूसरा चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चीज़ देखिए sp3 sp sp2, तो ये ऑर्डर रहता है दोस्तों केमिकल शिफ्ट का, कि जब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो उसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगा वो कम होगा। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा sp3 से। और सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, उसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ होता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन का जब इसमें इफेक्ट पड़ता है केमिकल शिफ्ट में, तो जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एंड थर्ड है दोस्तों इसमें एन आइसोटोपिक इफेक्ट, इसे हम लोग स्पेस इफेक्ट भी कहते हैं।
इस इफेक्ट को फ्रेंड मैंने आप लोगों को 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बहुत अच्छे से कराया है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये जो एनाइसोटॉपिक इफेक्ट है ये मेनली सैचुरेटेड कंपाउंड में देखने को मिलता है, लाइक बेंजीन हो गया, एल्कीन्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इन सभी चीज़ों में, यानी कि जिनमें अनसैचुरेशन मतलब ये जो बॉन्ड जो है दोस्तों, जैसे कि बेंजीन के केस में ये जो बॉन्ड है होता है वो इस तरीके से शिफ्ट होते हैं ड्यू टू अनसैचुरेशन, है ना। तो इस तरीके से अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में ये एनाइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मैंने आप लोगों को ये एल्काइन के जरिए से भी बताया था। तो देखिए कहाँ है ये, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा है एल्काइन मॉलिक्यूल। तो देखिए तो एक्चुअल में क्या होता है, जो ये यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जो स्पिन के कारण दोस्तों, वो इस तरीके से ये सर्कुलेट होता है। उसके सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे इस तरीके से जनरेट होता है दोस्तों। तो इस तरीके से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। मैं 1H NMR के केस में आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर हम लोग कार्बन 13 के केस में भी समझेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या करता है, ये शील्ड कर देता है ना। इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो ये दोनों अपोज कर देता है, इसको अपोज कर देता है मैग्नेटिक फील्ड को। इस कारण जो इसका जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट का वो कम होता है, क्योंकि ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर देता है। तो हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत पड़ता है इसको रेजोनेंस में लाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। और इसी चीज़ को हम लोग कार्बन 13 के लिए अगर देखें दोस्तों, तो क्या होता है, इसका जो नेगेटिव गायरेक रेशियो है वो कम होता है ना। क्यों, इसका जो नेगेटिव गायरेक रेशियो है वो कम होता है। इस कारण से फ्रेंड इसका जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा डिशिल्डेड रीजन में मिलता है। इसके केस में हमें कितना मिलता था, हाइड्रोजन के केस में हम लोग देखते थे तो 2.5 से 3.5 ppm अराउंड हमें देखने को मिलता था 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में, है ना। जब हम लोग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को देखते थे NMR, है ना। और हम लोग इसमें कार्बन 13 न्यूक्लियाई को अगर देख रहे हैं तो इसका जो रेंज है वो 65 to 90 तक जाता है, क्योंकि इसका जो मेटोगायरिक रेशियो है वो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वो कम होता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों एनाइसोटॉपिक इफेक्ट या फिर स्पेस इफेक्ट। ये मेनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही हमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए केमिकल शिफ्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पर है, ये है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग सबसे पहले लिए हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यानी कि सैचुरेटेड कार्बन जो है उसको हम लोग लिए हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू sp and sp2 वो कम होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले है हम लोग लिए हैं मेथाइल ग्रुप लिए हैं। तो इसका जो केमिकल शिफ्ट का रेंज होता है वो 8 to 30 होता है, और 1H NMR में कितना होता है 0 to 9 ppm इसका रेंज होता था, ठीक है। जब लोग हाइड्रोजन को हम लोग आइडेंटिफाई करते थे उस केस में, और इसमें हम लोग कार्बन 13 को आइडेंटिफाई करते हैं, इस केस में हमें 8 to 30 ppm देखने को मिलता है। और इसी तरीके से मेथाइलिन में देखिए तो इसका 15 to 55 ppm देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट इसमें है मेथाइन, इसका जो वैल्यू है दोस्तों ये 20 to 60 ppm देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड में 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वैल्यू मिलता था जब हम लोग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को देखते थे उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप लोग यहाँ पर देखते चलिए। उसके बाद देखिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन उसके साथ हम लोग क्या यहाँ पर अटैच कर दिए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीजन को अटैच किए हैं, उस केस में इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो तो 40 to 80 ppm तक ये चला जाता है, इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो। और इसी तरीके से हम लोग क्लोरीन के केस में देखें तो 35 to 80, और ब्रोमीन के केस में कितना हो जाता है 25 to 65, एंड आयोडीन के केस में कितना हो जाता है 0 to 40 ppm तक जाता है, जो इसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू का रेंज है वो। और ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम होता है उसका जो ऑर्डर होता है ये हेलोजन एटम का। तो देखिए सबसे कम किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस तरीके से इसका ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो है वो ऑर्डर होता है केमिकल शिफ्ट का। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड कार्बन, यानी कि और ये जो हाइड्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है एल्कीन्स को,
इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो 100 टू 150 होता है। और इसके बाद है बेंजीन, इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है कार्बन 13 के केस में वो 110 टू 175 ppm तक होता है दोस्तों। और यहाँ पर है ये 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी केस में हमें इतना वैल्यू हमें मिलता था एल्कीन एंड बेंजीन के केस में, तो ये भी देखते चलिए। और इसके बाद देखिए एल्कीन के केस में, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका कितना वैल्यू आता है 65 टू 90 इसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू आता है एल्काइन का। एंड इसके बाद देखिए एसिड, एमाइड, एस्टर एंड एनहाइड्राइड का केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो देखिए आप लोग इसमें सिमिलैरिटी देख पा रहे होंगे, इसमें कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर जुड़ा है कार्बन के साथ में, ठीक है, यहाँ पर जुड़ा है। तो इस केस में इसका जो वैल्यू होता है वो 155 टू 185 ppm तक इसका जो वैल्यू है एसिड, एमाइड, एस्टर एंड एनहाइड्राइड का वो जाता है दोस्तों, इतना तक 155 टू 185 ppm तक इसका वैल्यू है केमिकल शिफ्ट का वो जाता है। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। एंड इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कीटोन और एल्डिहाइड है यहाँ पर, और स्पेशली कीटोन पर ध्यान दीजिए क्योंकि 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में इसका वैल्यू कितना आता था 2.02 टू 2.6 ppm तक इसका वैल्यू आता था। और यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ना, यहाँ पर 2 से 2.6 से ये कितना ये जंप कर रहा है यहाँ पर 185 टू 220 तक इसका रेंज जा रहा है केमिकल शिफ्ट का। तो कारण यही है कि यहाँ पर हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये अपनी ओर ये खींच रहा है ना। और जब हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें हम लोगों को कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करें तो हम लोग हाइड्रोजन के केस में देख रहे थे, तो ऐसा कोई हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पेशली हम लोग कार्बन को ही इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कनेक्ट हो गया है, इसके कारण इसका जो केमिकल शिफ्ट का रेंज है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये याद रखिए कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। यहाँ पर सिंपली ये दो तक था इसका केमिकल शिफ्ट का रेंज, है ना, 2 से 3 तक, और इसमें कितना है 185 टू 220 तक इसका रेंज जो है वो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एल्डिहाइड देखिए, एल्डिहाइड में भी सेम यही है कि इसमें कार्बन के साथ क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, इसके कारण जो है इसका जो केमिकल शिफ्ट का रेंज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये याद रखिए दोस्तों। और इन्हीं दोनों का जो है वो हाईएस्ट इनका जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट का वो जाता है कीटोन एल्डिहाइड का। इतना चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्बोनिल कार्बन केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज़ वेरी हाई बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप, है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर कराया था कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, और उसके साथ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ गया तो और भी वो इंक्रीज़ होता है उसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो। और ये है दोस्तों केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर है, जब हमारा जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज रहेगा तो उसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो कम रहेगा, उसके बाद sp का रहेगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये हुआ दोस्तों केमिकल शिफ्ट वैल्यू इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।